यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच जो 11 फरवरी की मीटिंग थी, उसके जो नतीजे हैं वो सामने आने लगे। और आपको एक बात बता दें, यहां पर जो पूरी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी स्ट्राइक को टाला जाए, नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं स्ट्राइक करो। इसके पीछे की क्या पूरी राजनीति। और एक और चीज है कि फॉल्स फ्लैग, यानी अगर इजराइल को यह लग गया कि अमेरिका अभी स्ट्राइक नहीं करना चाह रहा है मुस्लिम देशों के दबाव में, और इजराइल यूनिलैटरली स्ट्राइक करने की अभी कुव्वत नहीं रखता है, तो वो कोई मोसाद के थ्रू फॉल्स फ्लैग अटैक करवा सकता है। यानी फॉल्स फ्लैग यानी कि वो ईरान के सॉइल से अटैक होगा इजराइल पे, या हो सकता है किसी अरब देश पे जो और भी खतरनाक है, इजराइल के सॉइल से, लेकिन वो करवाएगा, सॉरी ईरान के सॉइल से, लेकिन वो करवाएगा इजराइल, करवाएगा मोसाद। इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है मित्रों। आज देखिए, कोई वीडियो या बहुत ज्यादा मैं कोई विजुअल्स पिक्चर्स भी डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय कम है। और ये वीडियो आपके बीच मैं अभी देखिए 8:30 बज रहा तब मैं शूट कर रहा हूं, तो आपको जल्दी से वीडियो मिले, यही मेरी सबसे बड़ी इस समय चिंता है। देखिए, अभी फिलहाल जो पूरी स्थिति है, ऐसा लग रहा है ट्रंप का जो ट्वीट आया, यानी ट्रंप ने जो 11 फरवरी की मीटिंग के बाद जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में ट्रंप ने इस तरह के इशारे दिए। उसने कहा है कि भाई नेतन्याहू के बनिस्बत, इस तरह की बात उन्होंने कही, सीधे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि अभी माई प्रिफर्ड ऑप्शन इज नेगोशिएशंस, बट इफ द नेगोशिएशंस फेल, देन लास्ट टाइम वी हिट ईरान विथ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला हुआ था। यह भी कहा ट्रंप ने, लिखा बकायदा। तो यानी उन्होंने ये भी एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर नेगोशिएशन फेल हुए तो हम फिर हमला कर सकते हैं। लेकिन फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप पीछे हट सकते हैं? अब उसकी भी देखिए दो बड़ी वजह। एक तो जो ईरान में 11 फरवरी को जो प्रदर्शन हुए, मैंने जो डिटेल में आपको बताया, और उसमें मैंने कई जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ईरान पहुंचे थे, महिला ऑब्जर्वर्स थी, पुरुष ऑब्जर्वर्स थे, पूरी दुनिया से पहुंचे थे, उनके मैंने कुछ बाइट्स भी आपको कल दिखाई थे, और जिसमें यह खबर आ रही है कि करीब 25 से 32 मिलियन, यानी 30 लाख लोग, एक 8 से 9 करोड़ वाले देश में 30 से 32 लाख लोग सड़क पे आ जाएं, तो आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। और जब इतने सारे लोग आ गए हैं तो यह बात साफ हो गई है कि ईरान की सरकार के साथ जनता का समर्थन है। तो एक तो ये वजह है कि ट्रंप थोड़ा सा झिझक रहे हैं। दूसरी बात, 19 फरवरी को गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग है, और गाजा पीस बोर्ड में तमाम मुस्लिम देश इनवाइटीज हैं। अब वहां की आप स्थिति देखिए, गाजा पीस बोर्ड जिसमें ट्रंप का अपना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है और जिससे वो पैसा भी रेस कर रहा है। हर देश को कहा है उसने कि $1 बिलियन डोनेट करो। अच्छा, यूरोप उसमें है नहीं, यूरोप का कोई देश उसमें नहीं है गाजा पीस बोर्ड में, रशिया और चाइना है नहीं, इंडिया जैसे देश है नहीं, तो बचा कौन? मुस्लिम देश। अगर टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, इस तरह के, बहराइन, कुवैत, ऐसे देश, ओमान, ऐसे देश अगर $1 बिलियन नहीं देंगे तो ट्रंप का प्लान तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, पीस बोर्ड वाला। और ये केवल गाजा में पीस लाने का ट्रंप का प्लान नहीं था, ये प्लान एक पैरेलल यूएन खड़ा करने का। अब ये, अच्छा, तो ये तो संभव नहीं है ना कि 19 तारीख को एक ट्रंप पीस प्लान, वो गाजा पीस प्लान की मीटिंग है पीस बोर्ड की, और उसके पहले ट्रंप स्ट्राइक कर दे ईरान को। ये तो संभव नहीं है, बड़ी अजीब सी चीज होगी। लेकिन यह संभव है कि इजराइल कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा माहौल, फॉल्स फ्लैग, कुछ इस तरह की चीज कर दे जिससे फिर ट्रंप को मौका मिल जाए हमला करने के लिए, और वो मुस्लिम देशों से कहे कि देखो ईरान ने पहले हमला किया, जबकि वो फॉल्स फ्लैग होगा। ईरान इस तरह की गलती नहीं करेगा। और ईरान के जो एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी चीफ है लारिजानी, उन्होंने इस बात को कहा भी है। उन्होंने इस बात को कहा कि अमेरिका के साथ तो चलिए एक नेगोशिएशन हमारा चल रहा है, अमेरिका पे भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने
अमेरिका की कोशिश रही है ईरान को खत्म करने की लंबे समय से। लेकिन फिर भी चलिए, एक नेगोशिएशन चल रहा है जिसको हमने चांस दिया है। लेकिन इस बीच इजराइल खुराफात कर रहा है। यह बात उन्होंने कहा कि यह बात उन्होंने कही कि इजराइल जिस तरीके से एक साजिशें कर रहा है और जिस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों हाथ में इजराइल के लड्डू, एक तरफ ट्रंप अपना गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग भी कर ले जिसमें इजराइल भी पार्टिसिपेंट है, और दूसरी तरफ ईरान पे स्ट्राइक भी हो जाए। दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते, यही तो समस्या है। और फिर उसके बाद अगर वो संभव नहीं है तो फिर इजराइल के पास अपना हिटिंग बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट के नीचे से वार करना, वो जो एक इजराइल का मोसाद का तरीका है वो भी कर सकता है। उससे कुछ निकलेगा या उससे ईरान का नुकसान होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, या उससे अरब देश, अरब मुल्क समझ जाएंगे या अरब मुल्क भड़क जाएंगे और ईरान के खिलाफ हो जाएंगे, ये बहुत असंभव है। क्यों? क्योंकि हमास का भी बयान आ गया है, और हमास का इतना जबरदस्त बयान मैंने कभी नहीं देखा ईरान के फेवर में। हमास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान पे जो अगर कोई हमला होगा तो पूरा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस उसका विरोध करेगा। दूसरी बात, इट विल बी सीन एज एन अटैक ऑन द इंटायर मुस्लिम उम्मा। यह हमास ने साफ कहा कि पूरे मुस्लिम उम्मा पे यह हमला समझा जाएगा। अब आप बताइए। अच्छा, फिर जो टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है फिदान ने भी यही कहा। फिदान ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा, और वो भी इसी चीज को देख के कह रहे थे कि 19 फरवरी को जो गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग है, उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि अभी फिलहाल अमेरिका तुरंत स्ट्राइक करेगा। लेकिन हां, इजराइल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इजराइल कुछ इस तरह की बदमाशी कर सकता है। अब आप सोचिए, तो जब टर्की जैसे मुल्क सतर्क है और जब वो इस बात को खुल के कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अच्छा, एक बात और देखिए, अमेरिका के कुछ, जैसे अमेरिका का जो जेरोल्ड फोर्ड, जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पहुंचना था गल्फ ऑफ ओमान, वो अभी उसको डिले किया गया है। अब क्यों डिले किया गया है, क्या उसकी वजह है? लोग कह रहे हैं कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स वो आपस में लड़ गए, कुछ इस तरह की बात हुई है, कुछ ऐसी चीज। अब पता नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो ट्रंप वहां पर गल्फ ऑफ ओमान भेज रहे थे, वो कहे उसमें डिले एक आया। लेकिन दूसरी तरफ जो जेट्स, फाइटर जेट्स का जो पूरा एक मकड़ जाल है, जो इब्राहिम लिंकन की अपनी जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो भी चल रही हैं। उसके साथ साथ ईरान के ड्रोन्स लगातार इब्राहिम लिंकन पे एक नजर रखे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले झड़प होते होते बची है, वो भी हम लोग जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में कैसे और कब चीजें होंगी, ये देखिए, बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें एक बात तय है कि अगर अमेरिका ने स्ट्राइक नहीं किया और इजराइल ने भी कोई फॉल्स फ्लैग नहीं किया या इजराइल ने भी स्ट्राइक नहीं किया, तो फिर ईरान चढ़ जाएगा। और ईरान फिर ये नहीं सोचेगा कि इन्होंने स्ट्राइक नहीं किया तो अरे बहुत अच्छा किया और हम नहीं। ईरान का पूरा कमिटमेंट इस समय है। ईरान के यहां तख्ता बदलने की पूरी साजिश हो चुकी है। वहां पर कई इस तरीके की जो सो कॉल्ड उदारवादी लिबरल हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ईरान की इकोनॉमी को और ज्यादा गर्त में ढकेला जा रहा है अमेरिका द्वारा, और ईरान इस चीज को समझ रहा है। और ईरान जानता है कि उसने एक भी कमजोरी दिखाई, जरा सी भी, तो इस समय ऐसा माहौल है कि एक बड़ा जो हिस्सा है, या खास तौर पे मिडिल क्लास का, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल फिर से भड़का सकते हैं अगर उसने जरा से भी अपने पकड़ ढीली की। तो अगर इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक नहीं किया तो ईरान स्ट्राइक करेगा, और ईरान स्ट्राइक जब करेगा तो उसका यह मतलब केवल नहीं है कि वो सीधे मिसाइल स्ट्राइक कर देगा, सीधे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देगा। यह तो एक उसके पास अंतिम हथियार है ही। ईरान अभी सबसे पहले अपने प्रॉक्सीज को अनलीश करेगा। अब हमास को, मैं तो देखिए प्रॉक्सी वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन चलिए मैं ये
बार बार लोग कहते हैं कि यूट्यूब में और यूट्यूब की तरफ से भी इस तरह की चीजें आती हैं कि जो नॉर्मल जो नैरेटिव है उससे बहुत अलग आप चलते हैं, तो ठीक है भाई, ये लोग समझने वाले समझ रहे हैं। यहां पर देखिए क्या है कि जो इस तरीके की जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जिसमें हिजबुल्ला भी है, जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, जिसमें हूतीज भी हैं, इनकी तरफ से कुछ हो सकता है, यह संभावना पूरी बनी हुई है और इस संभावना से कोई इंकार भी नहीं कर रहा। खुद हिब्रू वेबसाइट्स का, हिब्रू अखबारों का यह कहना है कि जिस तरह की तैयारी वो देख रहे हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, और राफा जैसी जगह पर जहां 200 रेजिस्टेंस फाइटर्स अभी तक मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल है ये कंसीव करना कि ट्रंप भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को डिसआर्म करा देगा। और डिसआर्म देखिए, वो तो वही बात हुई ना कि मतलब आप ये कह रहे हैं, जैसे ईरान से आप कह रहे थे कि अपनी बंदूक रख दो और युद्ध भी करो, मतलब ऐसा युद्ध जिसमें आप दुश्मन को निहत्था कर देना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर रेजिस्टेंस से भी कहा जा रहा है, उधर कहा जा रहा है लेबनान में कि तुम हथियार रखो, पैलेस्टाइन में कहा जा रहा है, गाजा में कहा जा रहा है हथियार रखो, यमन से कुछ दिनों पहले तक कहा जा रहा था, अब सब यमन के बारे में चुप है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, वेस्ट बैंक में इस समय जो हालात हैं, खास तौर पे जब से एक प्लान अनाउंस हुआ है कि वेस्ट बैंक में इजरायली इलीगल सेटलर्स लीगल पैलेस्टीनियन जो वहां की जनता है उससे जमीन खरीद सकती है, और ऐसे बहुत सारे मेजर जिससे पूरे दुनिया में हाई तौबा मची है। यूरोप को भी बोलना पड़ा है इजराइल के खिलाफ फिर से दोबारा, मतलब गाजा में तो यूरोप ने एक स्टैंड लिया था, अब फिर से वेस्ट बैंक के सवाल पे भी यूरोप को इजराइल के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो यूएनओ रेजोल्यूशंस के खिलाफ है जो इजराइल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद उधर रशिया चाइना का पूरा प्रेशर है, ईरान तो खैर खुल के मैदान में है। फिर आप देखिए पूरी दुनिया की जो सिंपैथी जिसकी वजह से 11 अक्टूबर 2025 को संधि हुई थी, पूरी दुनिया गाजा में जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ जो दुनिया एक साथ हो गई, और जिसको लेके आपको याद होगा अमेरिका के बहुत सारे जो प्रो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने काफी कुछ कहा कि वो जो टिकटॉक में जो इमेजेस आ रही थी गाजा के बच्चों की, उससे लोग दहल गए, यानी मानसिक शोषण हो गया उनका, और ये जो ये रियलिटी नहीं है। अब रियलिटी पे आप सोचिए कि जो खुद वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन जैसे, जो कि कहीं से भी नहीं माना जा सकता है कि वो प्रो रेजिस्टेंस है। प्रो रेजिस्टेंस तो वह नहीं है, वो तो गाजा के जेनोसाइड के समय भी उन्होंने कोई ऐसा अच्छा स्टैंड नहीं लिया या कोई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं की। अब वो उनका कहना था कि इजराइल अलाउ नहीं कर रहा हमको अंदर, तो हम कुछ कर नहीं सकते, जब वो बेकार की बात है। पत्रकारिता का एबीसी यही है कि जब आपको कोई घुसने नहीं दे रहा है तो आप घर में घुस के आप खबर निकालो, ये पत्रकारिता है। तो खैर ये तो न्यूयॉर्क और ये न्यूयॉर्क टाइम्स गार्जियन ने नहीं किया, लेकिन अभी क्या करें, वो ये कह रहे हैं कि भाई वेस्ट बैंक में इस तरीके से एक तरफा इजराइल वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन नहीं कर सकता है, ये भी उनको कहना पड़ रहा है। अब जब ऐसी स्थिति है तो फिर बात वही आ जाती है, एक तरफ इजरायली जो वेबसाइट्स हैं, हिब्रू वेबसाइट्स, वो कह रहे हैं गाजा में एक बड़ी अपराइजिंग हो सकती है या एक दूसरा 7 अक्टूबर हो सकता है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वेस्ट बैंक में दूसरा 7 अक्टूबर हो सकता है। अब आप बताइए, दोनों तरफ वो कह रहे हैं। और आज वेस्ट बैंक में सिलवान जो एरिया है उसमें बड़ी झड़पें हुई, यानी एक काफी जो उसमें आईडीएफ की फोर्सेस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। पहले आईडीएफ हावी रही, करीब सोचिए 3 से 4 घंटा आईडीएफ ने वहां पर पैलेस्टीनियंस को वहां पर दबा के रखा, मारपीट हुई और आईडीएफ हावी रही। उसके बाद फिलिस्तीनी हावी होने लगे। अब ये जो देखिए ये जो पूरी बात है, ये वेस्ट बैंक में बार बार दोहराया जा रहा है कि एक जगह से सेटलर्स हमला करते हैं, वो घर तोड़ते हैं फिलिस्तीनियों के, फिर फिलिस्तीनी घर बनाते हैं, दोबारा आते हैं वो, तो फिर फिलिस्तीनी उनको खदेड़ देते हैं। आईडीएफ 20 पड़ता है, लेकिन फिर फिलिस्तीनी
आईडीएफ पर 20 पड़ जाते हैं, मोलोटोव कॉकटेल्स और पत्थरबाजी और फिर होममेड हथियारों से भी ऐसी पूरी एक वहां पर स्थिति बन गई है। तो ये देखिए एक जो पूरी सिचुएशन है, और लेबनान में भी देखिए, लेबनान में भी ऐसे ही चल रहा है। लेबनान में भी आप सोचिए, आज की बात है, इजराइल ने 3 एयर स्ट्राइक की, एक भी एयर स्ट्राइक उनकी ऐसी नहीं थी जो किसी टारगेटेड एयर स्ट्राइक थी। हालांकि लेबनान में बहुत सारे असैसिनेशन इजराइल कर चुका है, लेकिन अब लेबनान में रेजिस्टेंस अभी तक बिल्कुल चुप है, टैक्टिकली चुप है वो। अब लेकिन यूनिफिल और लेबनीज आर्मी, उसके लोग इजराइल के विरोध में आ रहे हैं, जो वहां पर लेबनीज रेजिस्टेंस को सूट करता है पॉलिटिकली। तो ये एक देखिए ओवरऑल एक सिचुएशन थी आज की। मुझे फिर से माफ करिएगा, मैं वो उस तरह से वीडियोज या वो नहीं दिखा पाया। कल मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।